dear students, welcome to PPSC online classes. How very well? Hope you all are very well. मैं मानसन 10th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट के नागरिक शास्त्र की चैप्टर 8 लोकतंत्र की चुनौतियों का लेक्चर 7 लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। जैसे लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। जैसे आपने इसके पहले में लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। जैसे अब्राहम लिंकन ने बताया कि जनता में जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासक लोकतांत्रिक शासक कहलाता है। जनता में जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासक लोकतांत्रिक शासक कहलाता है। तो आज लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा के बारे में हम चर्चा करेंगे कि पुनर्परिभाषा में क्या कहा गया, लोकतंत्र की दूसरी परिभाषा में क्या कहा गया, इसके बारे में सोच समझ चर्चा करते हैं। जैसे लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा से यह आशय है कि 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 इसमें से कुछ आवश्यक सुधार अपेक्षित हैं कि इसमें से कुछ आवश्यक सुधार अपेक्षित है। इसमें से कुछ आवश्यक सुधार अपेक्षित है जो लोकतंत्र में राजनीतिक दल और चुनाव अपेक्षित है जो लोकतंत्र में राजनीतिक दल और चुनाव में जो राजनीतिक दल और चुनाव में सुधार की आवश्यकता है। राजनीतिक दल और चुनाव में सुधार की आवश्यकता है। राजनीतिक दल के कार्य करने के तरीके एवं दल के कार्य करने के तरीके राजनीतिक दल के कार्य करने के तरीके एवं चुनाव में होने वाले अनियमितताओं में सुधार अपेक्षित है। अनियमितताओं में सुधार अपेक्षित है। अब पुनर्परिभाषा, लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा से हम समझ सकते हैं
लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा से यह आशय है कि इसका अर्थ यह है कि इसमें कुछ आवश्यक सुधार अपेक्षित है। लोकतंत्र में कुछ आवश्यक सुधार अपेक्षित है, जो कि आवश्यक सुधार होने चाहिए। जो लोकतंत्र में राजनीतिक दल और चुनाव की आवश्यकता है, जो कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल और राजनीतिक चुनाव की आवश्यकता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल और राजनीतिक चुनाव की आवश्यकता है। राजनीतिक दल और राजनीतिक चुनाव में सुधार की आवश्यकता है। राजनीतिक दल और चुनाव में सुधार की आवश्यकता है। राजनीतिक दल के कार्य करने के तरीके एवं चुनाव में होने वाली अनियमितताओं में सुधार अपेक्षित है। जो राजनीतिक दल और चुनाव में होने वाली अनियमितताएं हैं उसमें सुधार अपेक्षित है। उसमें सुधार अपेक्षित है। जैसे इसके आगे देखते हैं, 21वीं शताब्दी में भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने हेतु सुझाव। 21वीं शताब्दी में भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने हेतु सुझाव। 21वीं शताब्दी में इसका नेक्स्ट पॉइंट है 21वीं शताब्दी में भारतीय लोकतंत्र 21वीं शताब्दी में भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने हेतु सुझाव। लोकतंत्र को सफल बनाने हेतु सुझाव। 21वीं शताब्दी में भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने हेतु सुझाव के बारे में हम चर्चा करेंगे कि 21वीं शताब्दी में भारतीय लोकतंत्र को कैसे सफल बनाया जा सकता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लोकतंत्र शासन की ऐसी प्रणाली है, लोकतंत्र शासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें शासन की सत्ता जनता के पास होती है। लोकतंत्र शासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें शासन की सत्ता जो होती है वो जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र शासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें शासन की सत्ता जो होती है वो जनता के हाथों में होती है, जनता के पास होती है। इस सत्ता का प्रयोग जनता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से करती है। इस सत्ता का प्रयोग जनता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से करती है। प्रगतिशील 21वीं शताब्दी में लोकतंत्र को समावेशी और सर्वहितैषी बनाने हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं। लोकतंत्र को सार्वभौमिक हितैषी बनाने के लिए कुछ सर्वहितैषी बनाने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार दिए गए हैं, जैसे शिक्षा और साक्षरता में वृद्धि। शिक्षा और साक्षरता में वृद्धि। शिक्षा और साक्षरता में वृद्धि। शिक्षा और साक्षरता में वृद्धि के बारे में हम चर्चा करते हैं कि शिक्षा और साक्षरता में कैसे वृद्धि की जा सकती है। जैसे लोकतंत्र को जागरूक नागरिक ही सुदृढ़ बना सकते हैं। लोकतंत्र को जागरूक नागरिक ही से मजबूत अर्थात सुदृढ़ बना सकते हैं। जागरूक नागरिक ही सुदृढ़ अर्थात मजबूत बना सकते हैं। जागरूक तथा अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक
अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग नागरिक ही उत्तम शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। एक जागरूक नागरिक ही, सजग जागरूक नागरिक ही अपने कर्तव्यों, जागरूक नागरिक ही अपने अधिकारों व अपने कर्तव्यों के प्रति सजग व सजग नागरिक ही उत्तम शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। अतः सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा की मात्रा में के साथ साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। एक जागरूक नागरिक ही शिक्षा में सजगता अर्थात दृढ़ता मजबूती ला सकता है। शिक्षा में दृढ़ता अर्थात मजबूती सजगता ला सकता है तथा इसके साथ साथ शिक्षा की मात्रा के साथ साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना आवश्यक है। सेकेंड पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना। सेकेंड पॉइंट सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना। सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना और आर्थिक समानता की स्थापना। सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना के बारे में चर्चा करते हैं। सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए कि सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना हो सके। सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए कि समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना हो सके। समाज में सामाजिक स्थापना और आर्थिक सामाजिक स्थापना और आर्थिक समानता की स्थापना हो सके। किसी भी नागरिक के साथ जात धर्म संप्रदाय, किसी भी नागरिक के साथ जात धर्म नस्ल लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। धर्म जाति लिंग नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव न हो। सरकार को आर्थिक विषमता को दूर करने के प्रयासों में तीव्रता लानी चाहिए। सरकार को आर्थिक विषमता को दूर करने में तीव्रता लानी चाहिए। आर्थिक विषमता जो है इसको समाप्त करने के लिए सरकार को तीव्रता लानी चाहिए और प्रत्येक नागरिक की मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। और सरकार को प्रत्येक नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इसके लिए थैंक यू।